हेलो दोस्तों, मैं सचिन अरोड़ा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अरोड़ा एजुकेटर के इस ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पे। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत बढ़िया होंगे। एक बार फिर से हम लोग कनेक्ट हो चुके हैं आईबीपीएस आरआरबी पीओ क्लर्क कंप्यूटर की प्रिपरेशन के लिए, रिवाइज करने के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को, उन क्वेश्चंस को जो कि एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बेस्ट क्वेश्चंस हैं। यहीं से क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, इसी प्रकार के क्वेश्चन होते हैं। अगर आपने कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़ा है तो 40 में से 40 क्वेश्चन आप सही कर पाएंगे। लेकिन जो कॉन्सेप्ट नहीं अच्छे से पढ़ते, रिवीजन नहीं करते हैं, वो कंप्यूटर में फेल भी हो जाते हैं। तो वो कैंडिडेट्स भी हैं जो कंप्यूटर में 40 में 40 क्वेश्चन सही करते हैं। वो भी कैंडिडेट्स हैं जो सिर्फ ये सोच के जाते हैं कि पास हो जाएं कंप्यूटर में। तो पास होने से तो काम बनेगा नहीं, है ना। मेरिट काफी जाती है, फुल आउट ऑफ फुल स्कोर ही करना होगा आपको। तो आइए देखते हैं आज के सेशन में आप सिर्फ पास होते हैं या फिर फुल आउट ऑफ फुल स्कोर करते हैं। हैव अ लुक गाइस, बेस्ट 40 क्वेश्चंस गाइस ये रहे। साथ ही साथ वो कैंडिडेट्स जो कि कॉन्सेप्ट, एमसीक्यूज, पीडीएफ टॉपिक वाइज पढ़ना चाहते हैं, टॉपिक वाइज चीजों को रिकॉल करना चाहते हैं, रिवाइज करना चाहते हैं, थ्योरी के साथ एमसीक्यूज, पहले हर एक टॉपिक की थ्योरी, फिर उसके एमसीक्यूज, फिर पीडीएफ मॉक टेस्ट के साथ में। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप जुड़ सकते हैं इस पर्टिकुलर कोर्स से। बैंक एग्जाम्स को फोकस करते हुए आईबीपीएस आरआरबी पीओ क्लर्क बेसिक टू एडवांस, आईबीपीएस आरआरबी स्केल 1 स्केल 2 स्केल 3 एग्जाम्स के लिए भी बेनिफिशियल रहने वाला है। कैसे ज्वाइन कर सकते हैं? अरोड़ा एजुकेटर एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लीजिएगा गूगल प्ले स्टोर या iOS स्टोर की मदद से, फिर आप इस कोर्स से कनेक्ट हो पाएंगे। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में भी मिल जाएगा, क्लिक करके आप उसके थ्रू भी ज्वाइन कर सकते हैं, वेब पर एक्सेस भी कर सकते हैं। साथ ही साथ बात करें कि अगर कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे भी आप हमसे अपने कंफ्यूजन को रिजॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज के सेशन के साथ। और ये रहा वो क्वेश्चन जो कि हमने प्रीवियस सेशन में आपसे पूछा था। क्या था ये क्वेश्चन? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सटेंशन ऑफ वर्ड पैड? वर्ड पैड जो कि विंडोज के साथ में बाय डिफॉल्ट आपको इंस्टॉल मिलता है। एमएस ऑफिस तो आपको इंस्टॉल करना होता है, लेकिन वर्ड पैड क्या आपको इंस्टॉल करना होता है? जी नहीं। अगर आप विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज कर रहे हैं तो वर्ड पैड वहां पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। तो वर्ड पैड का एक्सटेंशन क्या होगा? द करेक्ट आंसर इज आरटीएफ, रिच टेक्स्ट फॉर्मेट। आरटीएफ टीएक्सटी नोटपैड का होता है, एक्सएलएस एक्सेल फाइल का होता है, डब्ल्यूपीडी होता नहीं, .docएमएस एमएस वर्ड का होता है। पुराने वाले वर्जन का .doc और नए वाले वर्जन के केस में .docx। आज के सेशन का पहला क्वेश्चन ये रहा। नेम द लेटेस्ट वर्जन ऑफ एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम विच वॉज रिलीज्ड इन जून 2025। जून 2025 में जारी किए गए एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम के नवीनतम वर्जन यानी संस्करण का नाम बताइए। एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम किस कंपनी का है? गूगल का। वेरी गुड। एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम क्या ओपन सोर्स है? यस, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, ओपन सोर्स है। मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाता है क्योंकि एंड्रॉइड जो है वो मोबाइल पे ही चलता है। एंड्रॉइड मिस्टर एंडी रूबिन के द्वारा डेवलप किया गया है। और एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो इसका जो लेटेस्ट वर्जन है वो है एंड्रॉइड 16। क्या है? एंड्रॉइड 16। एंड्रॉइड 16 की दोस्तों बात करें तो इसका जो कोड नेम है, इसका जो नाम दिया गया है वो क्या है? बकलावा। क्या है? BAK बक, LAVA लावा, दैट इज बकलावा। रिलीज कब किया गया? 10 जून 2025, 10 जून 2025 को रिलीज किया गया है। और बकलावा का मतलब क्या होता है? दिस इज कॉल्ड अ पेस्ट्री। मुंह में पानी आ गया ना? स्वीट पेस्ट्री के नाम से ही बना है, दैट इज कॉल्ड बकलावा। तो एग्जाम में नाम के साथ भी पूछा जा सकता है, तो बकलावा याद रखिएगा। वर्जन के साथ पूछें तो नाम नंबर 8 एंड्रॉइड 16 याद रखिएगा। और रिलीज डेट पूछें तो 10 जून 2025 याद रखिएगा। दुख पीड़ा खत्म नहीं हो रही है ना, कितना कुछ याद रखना है।
लेकिन देखिए अगर एग्जाम में आ जाएगा तो आप कर ले जाएंगे। एक बार भी अगर आपने क्वेश्चन पढ़ा है तो टफ नहीं है, ऑप्शंस की मदद से आसानी से आप लगा लेंगे। लेकिन रिवीजन मैक्सिमम बार होना चाहिए। बार बार अगर आंखों के आगे से निकलेगी चीजें तो आप कर ले जाएंगे, है ना। टैलेंटेड तो आप हैं लेकिन घमंड नहीं करते, ये बात मैं जानता हूं। यस। अगला क्वेश्चन, नेम द लेटेस्ट वर्जन ऑफ मैक ऑपरेटिंग सिस्टम विच वॉज रिलीज्ड इन सितंबर 2025। मैक ऑपरेटिंग सिस्टम के उस नवीनतम संस्करण का नाम बताइए जो सितंबर 2025 में जारी किया गया। अब एंड्रॉयड अगर नया वर्जन निकालेगा तो क्या एप्पल शांत बैठेगा? बिल्कुल नहीं। एप्पल का मैक ऑपरेटिंग सिस्टम का भी वर्जन हर साल नया आता है और कभी कभी तो साल में 2 बार भी अपडेट कर देते हैं। तो मैक ऑपरेटिंग सिस्टम का जो लेटेस्ट वर्जन है वो कौन सा है? दैट इज मैक ओएस टेहोई, यानी ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट वन। अगर मैक ऑपरेटिंग सिस्टम जिसको मैकिंटोश भी बोलते हैं, एप्पल के कंप्यूटर्स में मैक ऑपरेटिंग सिस्टम ही यूज होता है। कब रिलीज किया गया? 15 सितंबर 2025 को। 15 सितंबर 2025 को रिलीज किया गया। और इसका नाम क्या है? आप देख सकते हैं मैक ओएस 26 टेहोई। क्योंकि ये 2025-26 को टारगेट करते हुए लॉन्च किया गया है तो इसको क्या कहा गया? मैक ओएस 26 टेहोई। वर्जन कौन सा ये? यानी अभी तक टोटल मैक ऑपरेटिंग सिस्टम कितने लॉन्च हो चुके हैं? तो टेहोई को मिलाकर 22 पोजीशन पर ये आता है। यानी टोटल कितने वर्जन है मैक ऑपरेटिंग सिस्टम के? तो आंसर है इंक्लूडिंग दिस 22 वर्जन्स लॉन्च हो चुके हैं। क्लियर है? बातें समझ में आ गई? अब एक चीज और समझो कि अगर एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम के वर्जन्स की बात करें तो एंड्रॉयड 13 आया जिसका नाम था टेरामिसू। एंड्रॉयड 14 आया जिसका नाम था अपसाइड डाउन केक। एंड्रॉयड 15 आया जिसका नाम था वेनिला आइसक्रीम। मुंह में पानी आ रहा है ना। और एंड्रॉयड 16 दैट इज कॉल्ड बकलावा, स्वीट पेस्ट्री। इसका मतलब एंड्रॉयड के जितने भी वर्जन हैं वो सब खाने पीने वाली चीजों पर हैं। अभी तक क्या था कि ये अल्फाबेटिकल मैनर में आ रहे थे, जैसे अल्फा, बीटा, कपकेक, डोनट, एक्लेयर्स, फ्रोयो, जिंजर ब्रेड, हनी कॉम्ब, आइसक्रीम सैंडविच, जेली बीन, किट कैट, मार्शमेलो, नोगेट। यस। और फिर आप देख सकते हैं टिरामिसू, अपसाइड डाउन केक, वेनिला आइसक्रीम और बकलावा। सब कुछ खाने पीने वाली चीजों पे और खास तौर पे स्वीट डिश पर बेस्ड। लेकिन अब जो नाम इंटरनल निकल के आया है दैट इज कॉल्ड बकलावा। एंड्रॉयड 16। और मैक ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो इसके जो टॉप 4 वर्जन्स हैं, लेटेस्ट आपका टेहोई है। टेहोई से पहले आपका सिक्योशिया था, उससे पहले सोनोमो था, सोनोमा, और उससे पहले आपका वेंचुरा था। यानी मैक ओएस 13 वेंचुरा, मैक ओएस 14 सोनोमा, मैक ओएस 15 सिक्योशिया और मैक ओएस 26 अब ईयर वाइज निकाल दिया है कि 25-26 को टारगेट करते हुए दैट इज मैक ओएस 26 दैट इज टेहोई। पहले सीक्वेंस वाइज आ रहा था 11, 12, 13, 14, 15, अब ईयर वाइज कर दिया है दैट इज 25-26 को टारगेट करते हुए मैक ओएस 26 दैट इज टेहोई। याद रखेंगे ना? वेरी गुड। नेक्स्ट, when you visit and access anything for the first time you need to dash, this simply means to register। जब आप पहली बार किसी चीज पर जाते हैं, किसी भी वेबसाइट पर जाते हैं और उस तक पहुंचते हैं तो आपको सबसे पहले क्या करने की आवश्यकता होगी? इसका सीधा मतलब है रजिस्टर करना। तो रजिस्टर करने को क्या बोला जाता है? साइन इन, लॉग इन, साइन अप, ऑल ऑफ दीज या नन ऑफ दीज? बिल्कुल सही। जब भी आप कोई अकाउंट क्रिएट करते हैं सबसे पहली बार, चाहे फेसबुक हो या किसी भी वेबसाइट का, जब रजिस्टर करते हैं तो उसे रजिस्टर को बोलते हैं साइन अप करना। और एक बार आपने साइन अप कर लिया, अपनी सारी डिटेल्स डाल दी, रजिस्टर हो गया सक्सेसफुली, साइन अप हो गया सक्सेसफुली, फिर उसके बाद आप क्रेडेंशियल्स डाल के, यूजर नेम और पासवर्ड डाल के उसको क्या करते हैं? लॉग इन करते हैं या साइन इन करते हैं। तो लॉग इन और साइन इन करना एक ही बात है
और साइन अप करने का मतलब है रजिस्टर करना। क्लियर है? वेरी गुड। नेक्स्ट, डुप्लीकेशन ऑफ डेटा इज नोन एज, कह रहा है डेटाबेस में डुप्लीकेशन, डुप्लीकेशन का मतलब दोहराव, पुनरावृत्ति, इसे क्या बोलते हैं? डेटा रेपिटेंस, डेटा रिडेंडेंस, इनकंसिस्टेंसी, डेटाबेस या नन ऑफ दीज। करेक्ट आंसर होगा डेटा रिडेंडेंसी। होना क्या चाहिए? जब हम कोई भी डेटाबेस बनाते हैं तो उसमें हम ध्यान रखते हैं कि रिडेंडेंसी ना हो, डेटा का रेपिटेशन ज्यादा नहीं होना चाहिए, रिडेंडेंसी कम से कम होनी चाहिए, वही बढ़िया डेटाबेस कहलाता है। लेकिन अगर डेटा की डुप्लीकेशन हो रही है, इसको क्या बोलेंगे? डेटा रिडेंडेंसी बोलेंगे। नेक्स्ट, द नंबर ऑफ पैकेट्स पासिंग थ्रू द नेटवर्क इन अ यूनिट ऑफ टाइम इज कॉल्ड। प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन, बताओ समय की एक इकाई में नेटवर्क से गुजरने वाले पैकेटों की संख्या क्या कहलाती है? एक समय में कितने पैकेट निकल रहे हैं नेटवर्क में? आप जानते हैं नेटवर्क में सबसे छोटी यूनिट क्या होती है? पैकेट्स होते हैं, जिसके थ्रू डेटा को ट्रैवल करवाया जाता है। तो नंबर ऑफ पैकेट्स एक समय में कितने निकल रहे हैं, इसे क्या बोलते हैं? थ्रूपुट, थ्रू पर यूनिट टाइम। इसको ऐसे समझिएगा, पानी देने वाला पाइप देखा है ना आपने, जिससे पानी दिया जाता है, उसमें प्रेशर कितना आ रहा है ना, पानी कितनी तेज निकल रहा है उस पाइप से एक समय में, उसे क्या बोलते हैं? थ्रूपुट। वैसे ही नेटवर्किंग के केस में एक समय पर कितने पैकेट निकल रहे हैं, कितनी स्पीड से निकल रहे हैं, दैट इज कॉल्ड थ्रूपुट। नेक्स्ट, डैश इज अ स्मॉल आइकन दैट आइडेंटिफाइज अ वेबसाइट इन अ वेब ब्राउजर। डैश एक छोटा आइकन है जो एक वेब ब्राउजर में एक वेबसाइट की पहचान करता है। बताइए, टैब, पिक्सल, इमेज, फेविकॉन या लेआउट। आपने देखा होगा जब कोई वेबसाइट आप ओपन करते हैं और आपने कई सारे टैब पर अलग अलग वेबसाइट ओपन करी, तो लोगो बन के आ जाता है उस टैब पर। उस लोगो को क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड फेविकॉन। देखिए, अगर YouTube आप ओपन करते हैं तो टैब में अगर आप देखेंगे ब्राउजर में, तो YouTube का लोगो बना दिखेगा। फेसबुक ओपन करेंगे तो फेसबुक का लोगो दिखाएगा। व्हाट्सएप ओपन करेंगे तो व्हाट्सएप का लोगो दिखेगा। और ये जो छोटे छोटे लोगो दिख रहे हैं आपको ब्राउजर के ऊपर अलग अलग वेबसाइट को ओपन करने के लिए या करते समय, दैट इज कॉल्ड अ फेविकॉन। क्लियर? वेरी गुड। नेक्स्ट, द रिटर्न ऑफ एन ईमेल मैसेज टू इट्स सेंडर ड्यू टू एरर इज कॉल्ड। त्रुटि के कारण किसी ईमेल संदेश का उसके प्रेषक को वापस लौटाना क्या कहलाता है? बहुत आसान है। आपने कोई मेल भेजा लेकिन वो मेल सेंड ही नहीं हुआ, तो इसे हम क्या बोलेंगे? मेल बाउंस हो गया, है ना, मेल रिटर्न आ गया। तो आंसर इज ऑप्शन 3, बाउंस मेल। एड्रेस नॉट फाउंड, एड्रेस गलत था, बाउंस हो गया। उसकी ईमेल आईडी फुल थी, बाउंस हो गया। नेटवर्क वीक था, बाउंस हो गया। यस। नेक्स्ट, नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ रैम और रोम। प्रीवियस ईयर का पूछा गया क्वेश्चन, कह रहा रैम और रोम की प्रॉपर्टी ये नहीं है। कौन सी विशेषता रैम और रोम की नहीं है? क्या रैम और रोम राइट और रीड हो सकती हैं? बिल्कुल, रैम रीड और राइट दोनों हो सकती है, लेकिन रोम सिर्फ रीड की जा सकती है। रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी है जिसको रीड और राइट दोनों किया जा सकता है, लेकिन रोम रीड ओनली मेमोरी है जिसको राइट नहीं किया जा सकता लेकिन रीड किया जा सकता है। अगर रोम में हमें लिखना है तो मैन्युफैक्चरर लिख सकता है, आम जनता नहीं लिख सकती। ईपीरोम, ईपीरोम में इरेज कर पाना पॉसिबल है, तो राइट एंड रीड सही होगा। वोलाटाइल एंड नॉन वोलाटाइल ये भी सही है। रैम जो है वो टेम्परेरी है जिसको वोलाटाइल बोलेंगे, रोम परमानेंट है जिसको नॉन वोलाटाइल बोलेंगे। बहुत बढ़िया, टेम्परेरी और परमानेंट भी सही हो गया, रैम टेम्परेरी, रोम परमानेंट। सेमीकंडक्टर मेमोरी ये भी सही है, क्योंकि सेमीकंडक्टर मेमोरी में क्या आएगा? रैम और रोम, यही दोनों आती हैं आपकी प्राइमरी मेमोरी। मैलिएबल इन नेचर ये गलत है। मैलिएबल का मतलब है जिसका आकार बदला जा सके, जिसको पिघलाया जा सके, जिसके स्ट्रक्चर को चेंज किया जा सके। तो क्या रैम और रोम के आकार को हम बदल सकते हैं? जी नहीं।
तो आंसर क्या होगा? दिस इज नॉट अ मैलिएबल इन नेचर। इसके स्वरूप को, इसके आकार को, इसके स्ट्रक्चर को चेंज नहीं कर सकते, है ना। तो आंसर क्या होगा? दिस इज नॉट मैलिएबल इन नेचर। यहां क्या लिखा है? मैलिएबल इन नेचर, विच इज रॉन्ग। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वैलिड आईपी एड्रेस? निम्न में से कौन सा वैध आईपी पता है? आईपी एड्रेस कौन सा वैलिड होगा? बिल्कुल सही आपने सोचा, जिसकी रेंज 0 से 255 के बीच में होनी चाहिए। हर एक ऑक्टेट की रेंज 255 के बीच में अगर है और 4 ऑक्टेट हैं और 3 डॉट हैं तो वो वैलिड है। पहला देख लेते हैं, ऑक्टेट 4 हैं, डॉट 3 है, लेकिन रेंज 255 से ज्यादा हो गई। 984, 787 गलत हो गया ये। दूसरा देखिए 321, 255 से ज्यादा, ये भी गलत। तीसरा ऑप्शन देखिए 888, 3456, 255 से ज्यादा, ये भी गलत। फोर्थ ऑप्शन देखिए, सब 255 की रेंज में ऑक्टेट हैं, जी हां 255 से कम ही है सारी। क्या 4 ऑक्टेट है? जी हां। क्या 3 डॉट है? यस, यानी फोर्थ ऑप्शन इज द राइट वन, लगा दीजिए। नेक्स्ट, डैश इज अ मीडिया सर्विस ऑफर्ड डायरेक्टली टू व्यूअर्स वाया द इंटरनेट। डैश इंटरनेट के माध्यम से दर्शकों को सीधे दी जाने वाली एक मीडिया सेवा है। ब्रॉडबैंड, डाउनलोड, स्ट्रीमिंग, नेटवर्क या ओटीटी। मीडिया सर्विस का मतलब, मीडिया मतलब इंटरटेनमेंट, मीडिया का मतलब वॉइस, एनिमेशन के थ्रू आपको कुछ दिखाना, मीडिया। डायरेक्टली टू व्यूअर्स, इंटरनेट के ऊपर क्या बोलेंगे इसको? ओटीटी। आजकल जितनी भी वेब सीरीज, मूवीज, सीरियल आप देखते हैं वो किस पे देखते हैं? ओटीटी प्लेटफॉर्म पे। तो आंसर क्या होगा? ओटीटी इज अ मीडिया सर्विस ऑफर्ड डायरेक्टली टू व्यूअर्स वाया द इंटरनेट। ओटीटी इंटरनेट के माध्यम से दर्शकों को सीधे दी जाने वाली एक मीडिया सेवा है। और 2023 या 24 में इसकी फुल फॉर्म भी पूछी गई थी। ओटीटी की फुल फॉर्म क्या है? ओवर द टॉप। ओवर द टॉप। और ओटीटी में कौन कौन सी एप्लीकेशन आएंगी? जरा नाम तो बताइए, जरा नाम तो बताओ 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 भाई। ओटीटी में कौन कौन सी सर्विसेज आएंगी? नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम वीडियो, डिज्नी प्लस हॉटस्टार, जियो सिनेमा, Z5, सोनी लिव, एमएक्स प्लेयर, है ना। मैचेस आप देखते हैं हॉटस्टार पे, एमएक्स प्लेयर पे, जियो सिनेमा पे, है ना। आजकल तो वर्ल्ड कप सब जितने भी मैचेस हैं वो आपके सब इसी पर आते हैं, ओटीटी पर ही मैक्सिमम। एप्पल टीवी प्लस, हुलू और ऑल्ट बालाजी। यस, स्पेशल कंटेंट के लिए ऑल्ट बालाजी, समझ में आ गया? एडल्ट कंटेंट इन ऑल्ट बालाजी। तो ये आपके हो गए ओटीटी प्लेटफॉर्म्स ओवर दी टॉप, याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग मैलवेयर डू नॉट रेप्लिकेट और रिप्रोड्यूस थ्रू इन्फेक्शन? निम्नलिखित में से कौन सा मैलवेयर संक्रमण के माध्यम से प्रतिकृति या है ना, समझ गए होंगे, नहीं करता है, यानी रिप्रोड्यूस, रेप्लिकेट नहीं होता। तो ऐसा कौन सा वायरस है जो रेप्लिकेट नहीं होगा, जो अपनी कॉपीज नहीं बनाएगा, जो अपना दोबारा उत्पादन नहीं करेगा, है ना, पुनर्उत्पादन? कौन सा ऐसा वायरस है या मैलवेयर है? आंसर है ट्रोजन। तो ट्रोजन मैलवेयर डू नॉट रेप्लिकेट। ट्रोजन कभी भी रेप्लिकेट नहीं करता। वॉर्म रेप्लिकेट करता है क्या? जी हां। वायरस रेप्लिकेट करता है क्या? यस। रूटकिट रेप्लिकेट करता है? यस। वॉर्म जिसमें ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं होती, ह्यूमन की इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी, लेकिन कॉपीज बनाएगा। वायरस जिसमें ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट होती है और जो कॉपीज भी बनाता है, वायरस हो गया। वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज, पहला वायरस क्रीपर, पहला बूट सेक्टर वायरस ब्रेन, पहला एंटीवायरस कौन सा? रीपर। यस, तो ये सारी चीजें तो आप लोग जानते हैं, रट गई होंगी अभी तक। रूट किट, ये भी आप जानते हैं, जो एडमिन राइट्स को ले ले दैट इज कॉल्ड अ रूट किट।
जो आपके एडमिन राइट्स को ले ले, सपोज करिए आप यूट्यूब चैनल है आपका और वो हैक हो गया, किसी दूसरे का आ गया, अब वो वीडियोस डाल रहा है, तो क्या हो गया, रूटकिट अटैक हो गया। यस, नेक्स्ट, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल इज यूज टू ट्रांसफर। सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल का प्रयोग क्या ट्रांसफर करने के लिए करते हैं? ओनली इमेज फाइल्स, ओनली ऑडियो फाइल्स, ओनली टेक्स्ट फाइल्स, ओनली वीडियो फाइल्स, या ऑल ऑफ दीज। ईमेल को सेंड करने वाली प्रोटोकॉल कौन सी है? एसएमटीपी। और एसएमटीपी सिर्फ क्या भेज सकती है? टेक्स्ट। आस्की, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, सिर्फ टेक्स्ट फाइल्स को ही भेज सकती है। और अगर हमें इमेजेस भेजनी है, अगर हमें कोई अटैचमेंट लगाकर भेजना है, तो माइम इसके साथ में प्रयोग की जाएगी, मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन फॉर द अटैचमेंट पर्पज, फॉर द इमेजेस, फॉर द ऑडियो फाइल्स, है ना, दैट इज माइम। और अगर मेल को रिसीव करना है तो कौन सी प्रोटोकॉल चाहिए? वेरी गुड, POP3 और IMAP, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3 और इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। ग्रेट। Which MS Word feature enable to enlarge a letter at the beginning of the text block or to 2 or more lines? कौन सा MS Word फीचर टेक्स्ट ब्लॉक की शुरुआत में एक अक्षर को 2 या 2 से अधिक पंक्तियों में बड़ा करने के लिए सक्षम बनाता है? जानते हैं आप MS Word में ऐसा कौन सा फीचर है जो काफी बड़े से लिखा जाता है स्टार्टिंग में ही? बिल्कुल सही, दैट इज कॉल्ड ड्रॉप कैप। देखा होगा आप लोगों ने मैगजीन्स में, पहला लेटर कैपिटल में, वो भी काफी बड़ा, काफी लाइंस के बराबर, दैट इज कॉल्ड अ ड्रॉप कैप, है ना। आप देख सकते हैं वीडियो प्रोवाइड्स अ पावरफुल, जिसमें वी जो है वो काफी बड़ा बनाया गया है थोड़ा अट्रैक्टिव दिखाने के लिए। इस फीचर को बोलते हैं ड्रॉप कैप। इसको क्या बोला जाता है? इनिशियल लेटर बड़े से होना, कैपिटल विद अ बिग लाइंस, दैट इज कॉल्ड अ ड्रॉप कैप। अब ड्रॉप कैप में 3 क्वेश्चन और मिलते हैं आपको एग्जाम में। क्या? ड्रॉप कैप मिनिमम कितनी लाइंस के बराबर होगा, बाय डिफॉल्ट कितनी लाइंस के बराबर होगा, और मैक्सिमम कितनी लाइंस के बराबर होगा? तो मुझे बताओ, ये जो वी बना हुआ है या कोई भी टेक्स्ट जो बड़ा हो पहला, वो मिनिमम कितनी लाइन के बराबर होना चाहिए? मिनिमम 1 लाइन के बराबर, कम से कम 1 लाइन तो होनी चाहिए, बाय डिफॉल्ट 3 लाइंस के बराबर होना चाहिए। अगर आप कोई बदलाव नहीं करते हैं तो ये 3 लाइंस के बराबर मिलेगा आपको ड्रॉप कैप। और मैक्सिमम कितनी लाइंस के बराबर कर सकते हैं? 10 लाइन के बराबर। तो मैक्सिमम इज ऑफ 10 लाइंस। वेरी गुड। हाउ मेनी सेल्स आर प्रेजेंट इन द सेल रेंज A1:B3 ऑफ एन MS Excel वर्कशीट? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन। ये भी कई बार पूछा गया है इस तरीके का क्वेश्चन। क्या है? एक्सेल से क्वेश्चन थोड़े ज्यादा आते हैं, है ना, कंपैरेटिवली। बताओ, MS Excel वर्कशीट की सेल रेंज A1:B3 में कितनी सेल मौजूद है? कैसे करेंगे इसको, जरा ध्यान से देखो। A और B ये क्या होते हैं? कॉलम्स। और जो 1 और 3 लिखा हुआ ये क्या होती है? रोज। तो रोज कितनी दी हुई है? नंबर दिया है 1 से लेकर 3 तक, तो 1 से 3 तक कितनी रोज हो गई? 1 2 3, यानी 3 रोज। कॉलम्स कितने दिए हैं? A और B, यानी 2। A से लेकर B 2 ही कॉलम्स दिए ना, A B, तो कितने हो गए कॉलम्स? 2। टोटल कितनी सेल्स इसमें कवर होंगी? तो टोटल सेल बराबर रोज मल्टीप्लाई बाय कॉलम्स। सेल कैसे पता लगाएंगे? रोज और कॉलम्स को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आंसर क्या आ जाएगा? 3 × 2 दैट इज 6। ओरल कर लेंगे ना। सबसे पहले A और B देख लीजिएगा, 2 हैं, तो क्या हो गया? 2। 1 और 3 नंबर्स कितने गिवन हैं? 3। 1 से 3 तक 3 हो गए, A से B तक 2 हो गया, तो 2 × 3 क्या हो गया? दैट इज 6, या 3 × 2 क्या लीजिए? दैट इज 6। सो द करेक्ट आंसर इज 6। अगर यहां पर बाई चांस दिया होता A1:C3, तो A और C यानी कितने हो गए? 3। A से C तक 3 ABC, और नंबर्स कितने हो गए? 1 से 3 तक 3, तो 3 × 3 कितना हो जाता? 9। तो आंसर 9 हो जाता। समझ में आ गया? वेरी गुड। नेक्स्ट, व्हाट इज द कीबोर्ड शॉर्टकट टू इंसर्ट अ सम फॉर्मूला इन MS Excel 2024? MS Excel 2024 में
जो फॉर्मूला डालने की कीबोर्ड शॉर्टकट की है वो क्या है? जानते हैं आप? सम की जो शॉर्टकट की होती है वो क्या है? ऑल्ट इक्वल्स टू, फटाफट बोलो, सम करने की एक्सेल शीट में जो शॉर्टकट की है वो क्या है? ऑल्ट इक्वल्स टू। ऑल्ट इक्वल्स टू, जैसे ही आप ऑल्ट इक्वल्स टू करते हैं, जो सिलेक्टेड रोज होंगी आपकी, है ना, वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगी? सम में, कुछ इस तरीके से। नेक्स्ट, डैश इज अ कॉमन टाइप ऑफ साइबर अटैक। ये एक प्रकार का साइबर अटैक है दैट टारगेट इंडिविजुअल थ्रू ईमेल्स, जो मेल के थ्रू टारगेट करता है, टेक्स्ट मैसेजेस भेजता है, फोन कॉल करता है, और अदर फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन, और दूसरे फॉर्म्स में आपको अटैक करता है। क्या है ये? डैश एक समान प्रकार का साइबर हमला है जो ईमेल, टेक्स्ट संदेश, फोन कॉल, संचार और अन्य रूपों के माध्यम से व्यक्तियों को लक्षित करता है, अपनी पहुंच बनाता है। दैट इज कॉल्ड फिशिंग अटैक। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, फॉल्सिफिकेशन ऑफ डेटा, क्लोनिंग ऑफ द वेबसाइट, ईमेल, टेक्स्ट मैसेजेस, फोन कॉल, ये सब आपके किस में आते हैं? फिशिंग अटैक में। ट्रोजन हॉर्स, दैट प्रिटेंड टू बी यूजफुल बट एक्चुअली नॉट, जो अपने आप को शरीफ दिखाए लेकिन है नहीं, ट्रोजन हॉर्स। रैंसमवेयर, जो फिरौती मांगे, जो रिश्वत मांगे, जो इनक्रिप्ट कर दे फाइल्स और फोल्डर्स को, रैंसमवेयर। स्पूफिंग, स्पूफ करने का मतलब जो अपनी आइडेंटिटी को छुपाए, जो अपनी पहचान को छुपाए, दैट इज कॉल्ड अ स्पूफिंग अटैक। और स्पूलिंग क्या है? ये अटैक नहीं है, ये प्रिंट को क्यू में लगाने की टेक्निक है, दैट इज कॉल्ड अ स्पूलिंग। जब हम प्रिंटर्स को, प्रिंटिंग को क्यू में लगाते हैं तो उसी को क्या बोला जाता है? दैट इज कॉल्ड अ स्पूलिंग एक्टिविटी। नेक्स्ट, डैश इज द यूज ऑफ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी टू क्रिएट सिम्युलेटेड एनवायरनमेंट। डैश अनुरूपित वातावरण बनाने के लिए कंप्यूटर प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाता है। क्लाउड कंप्यूटिंग, आईडी, मैलवेयर, वर्चुअल रियलिटी या फर्मवेयर। या आता है? बताएंगे नहीं? बताओ भाई। बिल्कुल सही कह रहा है, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हुए सिम्युलेटेड एनवायरनमेंट, यानी कुछ 3D इमेजेस जैसी एक वर्चुअल दुनिया क्रिएट करना, दैट इज कॉल्ड अ वर्चुअल रियलिटी। यस, VR जिसको बोलते हैं। एक होता है ऑगमेंटेड रियलिटी, जिसका एग्जाम्पल्स आप देखते हैं, जैसे आपने कोई ऑनलाइन शॉपिंग करी और ऑनलाइन शॉपिंग करने से पहले आपको दिखाता है कि अगर आपको सोफा लेना है या बेड लेना है तो एक्चुअल उसी प्लेस पर आपके घर में लगा हुआ वो कैसे दिखेगा, है ना, वर्चुअली वो आपको दिखाता है, जिसे ऑगमेंटेड रियलिटी बोलते हैं। ये आपने फेसबुक पे भी देखा होगा या कई सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे देखा होगा कि आपके चश्मा लग जाता है, कभी दाढ़ी बढ़ जाती है, कभी बिल्ली की फेस आपके ऊपर लग जाता है आकर, है ना, दैट इज कॉल्ड ऑगमेंटेड रियलिटी। उसको AR बोलते हैं, लेकिन सिम्युलेटेड एनवायरनमेंट को VR बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड अ वर्चुअल रियलिटी। विच सॉफ्टवेयर प्रिटेंड्स द एक्सटर्नल एक्सेस टू अ सिस्टम। वेरी इजी, कौन सा सॉफ्टवेयर एक सिस्टम की बाहरी पहुंच को रोकता है? फायरवॉल, गेटवे, राउटर, वायरस चेकर, एंटीवायरस। द करेक्ट आंसर इज फायरवॉल। जो अनऑथराइज्ड एक्सेस को रोके, जो एक्सटर्नल एक्सेस को रोके, उसे हम क्या बोलते हैं? फायरवॉल। फायरवॉल हार्डवेयर है या सॉफ्टवेयर है? तो आंसर होगा इट इज बोथ ऑफ दीज, कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। गेटवे आंसर कब होगा? जब डिफरेंट प्रोटोकॉल की बात हो रही होगी, जब डिफरेंट टोपोलॉजीज की बात हो रही होगी तो गेटवे होगा। सेम प्रोटोकॉल की बात हो रही हो, सेम टोपोलॉजी, सेम नेटवर्क की बात हो रही हो तो ब्रिज होगा आंसर। याद है ना? भूलेंगे तो नहीं? बहुत बढ़िया। राउटर कब होगा? जब पैकेट्स की बात हो रही होगी, जब IP एड्रेस की बात हो रही होगी, जब नेटवर्क लेयर की बात हो रही होगी तो राउटर हो जाएगा। यस। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर। निम्नलिखित में कौन सा एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है? स्प्रेडशीट का मतलब रोज एंड कॉलम्स के फॉर्मेट में जो सॉफ्टवेयर होगा उसे स्प्रेडशीट बोलेंगे, है ना। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल स्प्रेडशीट है, गूगल शीट गूगल की स्प्रेडशीट है, लिब्रा ऑफिस कैल्सी, लिब्रा ऑफिस जो कि ओपन सोर्स है,
उसकी स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है लिब्रा ऑफिस कैल्सी, जिसे विसी कैल्सी भी बोलते हैं कई बार। नंबर्स, ये भी आपका स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है। एप्पल का स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर नंबर्स। आंसर होगा ऑल ऑफ दीज। ये सब के सब आपके रोज एंड कॉलम्स बेस्ड स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट, व्हाट इज द डिफॉल्ट सबनेट मास्क फॉर अ क्लास सी नेटवर्क? बहुत अच्छा लगता है एग्जामिनर को सबनेट मास्क, है ना, यहां से क्वेश्चन पूछते जरूर हैं। क्या याद रखना है? क्लास ए की बात हो तो एक बार 255 और 3 बार 0 होंगे। क्लास बी की बात हो तो 2 बार 255, 2 बार 0। क्लास सी की बात हो तो 3 बार 255, 1 बार 0। क्लास डी की बात हो तो कोई सबनेट मास्क नहीं होगा, क्योंकि सबनेट मास्क क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी इन तीनों में ही होते हैं। तो क्लास सी के लिए कितने 255 होंगे? 3। और कितना 0 होगा? 1। तो आंसर क्या हो गया? ऑप्शन 3। क्लास ए 1 255 1 टाइम, क्लास बी 2 टाइम्स 255, क्लास सी 3 टाइम्स 255। और जो ऑप्शन 4 है इसे क्या बोलते हैं? बिल्कुल सही, दैट इज कॉल्ड ब्रॉडकास्ट आईपी एड्रेस। सब ऑक्टेट 255 अगर होंगी तो इसको बोलेंगे ब्रॉडकास्ट आईपी एड्रेस। नेक्स्ट, व्हाट इज द नेम ऑफ बिल्ट इन ब्राउजर प्रोवाइडेड विद विंडोज 10 या विंडोज 11? जानते हैं आप, विंडोज 10 या विंडोज 11 के साथ प्रदान किए गए अंतर्निहित ब्राउजर का नाम बताइए। लेटेस्ट विंडोज 11 ही है, और इसके साथ जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ब्राउजर मिलता है उसका नाम क्या है? HEDGE लगा दीजिए। और अगर एप्पल की बात हो रही होती तो सफारी हो जाता। याद आया ना, एप्पल का सफारी। सीरी ये तो वर्चुअल असिस्टेंट है। इंटरनेट एक्सप्लोरर, है ना, ये तो अब बंद हो गया है। ये भी माइक्रोसॉफ्ट का ही था इंटरनेट एक्सप्लोरर, है ना, जिसको बंद कर दिया गया है। कोर्टाना माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट, दैट इज कोर्टाना। विच एमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ इंपैक्ट प्रिंटर? निम्नलिखित में से कौन इंपैक्ट प्रिंटर का उदाहरण नहीं है? प्रिंटर से भी क्वेश्चन बनेंगे एग्जाम में, है ना। जैसे प्रिंटर की क्वालिटी को किस में नापते हैं? DPI में। प्रिंटर, लेटेस्ट प्रिंटर की स्पीड किस में नापते हैं? PPM, पेजेस पर मिनट में। और इंपैक्ट प्रिंटर के एग्जाम्पल्स कौन कौन से होंगे? इंपैक्ट प्रिंटर मतलब जिसकी स्पीड स्लो होती है थोड़ी। डॉट मैट्रिक्स, डेजी व्हील और लाइन, ये इंपैक्ट होते हैं। नॉन इंपैक्ट में कौन कौन से आएंगे? थर्मल, इंकजेट, लेजर, ये नॉन इंपैक्ट होते हैं। जो नॉइस कम करते हैं, जिनकी स्पीड ज्यादा होती है, वो नॉन इंपैक्ट होते हैं। यस, तो एग्जाम्पल ऑफ इंपैक्ट प्रिंटर कौन सा नहीं है? आंसर इज लेजर, क्योंकि लेजर आपका क्या है? नॉन इंपैक्ट प्रिंटर है ना, ये इंपैक्ट प्रिंटर तो नहीं है। डॉट मैट्रिक्स, डेजी व्हील, लाइन, कैरेक्टर प्रिंटर, ये सब आपके इंपैक्ट प्रिंटर के एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट, विंडोज 10 रिलीज ऑन डैश एंड सपोर्ट एंडेड इज डैश। देखो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि विंडोज 10 का जो सपोर्ट है वो अभी 2025 में ही खत्म हुआ है। अब विंडोज 10 ऑफिशियल तौर पर आप अपडेट नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि विंडोज 11 आ चुकी है मार्केट में। तो विंडोज 10 जो रिलीज की गई वो 2015 में की गई, और इसका सपोर्ट कब एंड हुआ? कब इसमें अपडेट आना बंद हो गए? 2025 में, है ना। तो इस तरीके का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट, द डिफॉल्ट जूम लेवल इन MS वर्ड इज, बताइए MS वर्ड में बाय डिफॉल्ट जूम स्तर क्या है? 10%, 400%, 500%, 255% या 100%? वेरी गुड। MS वर्ड या MS एक्सेल या पावर पॉइंट, किसी का भी बाय डिफॉल्ट जूम पूछें, आंसर होगा 100%। बाय डिफॉल्ट MS वर्ड के केस में 100% है। मिनिमम कितना जूम कर सकते हैं? 10%। मैक्सिमम कितना कर सकते हैं? 400%। MS वर्ड में 500 है, लेकिन एक्सेल और पावर पॉइंट में 400 है ना। यानी MS वर्ड की अगर बात करें तो डिफॉल्ट सब में 100% है, मिनिमम सब में 10% है। बस फर्क कहां पर आता है? मैक्सिमम में। MS वर्ड में मैक्सिमम जूम परसेंटेज 500,
और एक्सेल और पावर पॉइंट में मैक्सिमम जूम परसेंटेज 400। क्या ये बात समझ में आई? मिनिमम सब में 10, डिफॉल्ट सब में 100, लेकिन मैक्सिमम वर्ड के केस में 500 और एक्सेल और पावर पॉइंट के केस में 400। नेक्स्ट, इन एमएस एक्सेल मैक्रोज इज फाउंड अंडर विच टैब? एमएस एक्सेल में मैक्रोज किस टैब के अंतर्गत पाया जाता है? बहुत सरल है, जानते हैं आप। इंसर्ट, रिव्यू, पेज लेआउट, डेटा या व्यू, एंड द करेक्ट आंसर इज व्यू टैब। मैक्रोज की अगर बात करें तो मैक्रोज का यूज करते हैं रिकॉर्डिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना। रिकॉर्डिंग पॉइंट ऑफ व्यू से तो इसका यूज करेंगे मैक्रोज का। और ये किस टैब के अंतर्गत मिलेगा? तो आंसर इज व्यू टैब के अंतर्गत। जब आप मैक्रोज पे क्लिक करेंगे व्यू में तो आपको कुछ ऑप्शंस भी मिलते हैं, स्टार्ट रिकॉर्डिंग, पॉज रिकॉर्डिंग, है ना, इस तरीके के। तो मैक्रोज की जो शॉर्टकट की है वो क्या है? ऑल्ट F8। मैक्रोज किस लैंग्वेज में बनाया गया? तो आंसर है VBA, विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशन। यूज क्या है मैक्रोज का? तो आंसर है ऑटोमेट दी रेपिटेटिव टास्क। जो बार बार चीजें हो रही हैं उनको ऑटोमेट करने के लिए, दैट इज वी यूज मैक्रोज। नेक्स्ट, व्हाट इज द शॉर्टकट की ऑफ चेंज द फॉन्ट इन MS वर्ड? MS वर्ड में फॉन्ट बदलने की शॉर्टकट की क्या है? अब अगर MS वर्ड की दोस्तों बात करें तो Ctrl+D, अगर आप Ctrl+D प्रेस करते हैं तो फॉन्ट डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। वहां से फॉन्ट नेम, फॉन्ट फेस, फॉन्ट साइज, है ना, ये सब आप बदल सकते हैं। तो MS वर्ड में चेंज दी फॉन्ट करने की शॉर्टकट की है Ctrl+D। क्या दिख रहा है? नहीं, नन ऑफ दीज होगा जी, नहीं, क्योंकि Ctrl+D भी सही है और Ctrl+Shift+F भी सही है। तो दोनों याद रखिएगा वरना मोए मोए हो जाएगा। तो Ctrl+D और Ctrl+Shift+F, these are the shortcut key to change the font in MS Word. Among these options, name the Apple presentation software. इन विकल्पों में से Apple presentation software का नाम बताइए। Apple से क्वेश्चन जरूर आएगा। Apple का वर्ड प्रोसेसर का नाम बताइए, Apple के प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर का नाम बताइए, Apple की स्प्रेडशीट का नाम बताइए, है ना, इस प्रकार के क्वेश्चंस। तो एप्पल का प्रेजेंटेशन पहले भी करवा चुके हैं इस तरीके का क्वेश्चन। की नोट होगा करेक्ट आंसर। बल्ले बल्ले, याद आया आपको? अब जरा तीनों सॉफ्टवेयर्स के नाम याद रखो। पिंक शॉर्टकट की से याद करवाया था आपको। एप्पल का वर्ड प्रोसेसर पेजेस, एप्पल की स्प्रेडशीट नंबर्स और एप्पल का प्रेजेंटेशन दैट इज की नोट। अगर पूछें पेजेस क्या है तो एप्पल का वर्ड प्रोसेसर, नंबर्स क्या है एप्पल की स्प्रेडशीट रोज एंड कॉलम्स के फॉर्मेट में, और की नोट क्या है जैसे पावर पॉइंट वैसे एप्पल का की नोट प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट, व्हाट इज द एड्रेस साइज ऑफ IPv6? ये तो आप गलती से भी गलत नहीं करेंगे, गलती से मिस्टेक नहीं होनी चाहिए इसमें। तो IPv6 का एड्रेस साइज क्या है? 128। मुबारक हो, आपने सही आंसर किया। तो IPv6 बराबर 128 बिट, IPv4 32 बिट, IPv6 128 बिट और मैक एड्रेस 48 बिट। इतना करवाने के बाद भी कैंडिडेट इस क्वेश्चन को गलत करते हैं। पता है क्यों? ताकि कोई दूसरा सिलेक्शन ले पाए, है ना। अगर कोई गलत करेगा नहीं तो दूसरा सिलेक्शन लेगा कैसे? तो जो सही करेंगे सिलेक्शन तो वही लेगा ना। तो अगर आप सही कर रहे हैं तो मुबारक हो, आप सिलेक्शन की राह पर बढ़ चुके हैं। और जो गलत कर रहे हैं बार बार वो अलर्ट हो जाएं। बाद में रोने से अच्छा अभी रो लो, अभी मेहनत कर लो, अभी शिट बोल लो, अभी उफ बोल लो, है ना। जो भी बोलना है अपने आप को अभी बोलो, लेकिन एग्जाम होने के बाद में ये शिट, अरे आता तो था, गलत कर दिया जल्दी में, है ना, इन शब्दों का प्रयोग एग्जाम के बाद नहीं होना चाहिए। अभी गलत हो रहा है तो कोई बात नहीं, नॉट एन इशू, अभी तो आप करेक्ट कर पा रहे हैं। यस, हाउ टू स्पेसिफाई दी सेल रेंज फ्रॉम A9 टू A99 इन MS Excel 365? बताओ। MS Excel 365 जो कि ऑनलाइन वर्जन है, जो कि सब्सक्रिप्शन बेस्ड वर्जन है MS ऑफिस का, A9 से A99 तक सेल रेंज कैसे निर्दिष्ट करें? रेंज का मतलब कॉलन,
A9 से A99 बीच में कॉलन का साइन लगेगा, तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, दैट इज द राइट आंसर। यस, नेक्स्ट, टू यूज द एग्जैक्ट सेम फॉन्ट टाइप, साइज एंड कलर इन द टाइटल ऑफ ऑल द स्लाइड्स इन पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन यू विल डू। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में सभी स्लाइड के शीर्षक में बिल्कुल समान फॉन्ट प्रकार, आकार और रंग का उपयोग करने के लिए क्या करेंगे? हवन करेंगे? जी नहीं। अगर आपको सभी स्लाइड्स में एक ही कलर चाहिए, एक ही साइज चाहिए, लोगो चाहिए कि सब स्लाइड में आ जाए, जैसे कि मेरा देखो हर स्लाइड में लोगो आपको दिखता है, एक ही कलर है, पीछे बैकग्राउंड ब्लैक है, आगे व्हाइट से है, तो ये सब में एक कैसे आएगा? मास्टर स्लाइड की मदद से। जो आप मास्टर स्लाइड में करेंगे वही सब स्लाइड में आ जाएगा। एक स्लाइड में चेंज करने पर सभी स्लाइडें चेंज हो जाती हैं वाया मास्टर स्लाइड या स्लाइड मास्टर के नाम से इसको जानते हैं, तभी तो मास्टर बोलते हैं, है ना। एक जगह पर क्लिक किया, एक जगह पर चेंज, सब चेंज, मास्टर। ब्लास्टर, यस, सचिन तेंदुलकर, सचिन अरोड़ा। नेक्स्ट, IBM 1620, IBM 7094, CDC 1604, CDC 3600 belongs to which computer generation? IBM 1620, 7094, 1604, 3600 किस कंप्यूटर पीढ़ी से संबंधित है? आपने कंप्यूटर जनरेशन अगर पढ़ा हो तो मैंने आपको बताया था कि ये सब के सब किस में आते हैं? सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में। तो आंसर क्या होगा? दीज आर दी सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आता जरूर है जिसमें कुछ कंप्यूटर्स के नाम दिए होते हैं और आपसे जनरेशन पूछते हैं कि ये किस जनरेशन में आएगा, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ या फिफ्थ। नेक्स्ट, डैश इज अ ब्लैंक CD। ये खाली CD है, खाली कॉम्पैक्ट डिस्क है, दैट कैन बी रिटन बाय अ CD बर्नर, जिसमें लिखा गया है CD बर्नर को बर्न करके। दिस डिस्क कैन बी रिटन, रीड, इरेज्ड एंड री रिटन। कह रहा है इस कॉम्पैक्ट डिस्क को, इस ऑप्टिकल डिस्क को हम लिख भी सकते हैं, हम रीड भी कर सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं, हम इरेज भी कर सकते हैं और दोबारा भी लिख सकते हैं। तो इसे क्या बोलेंगे? एक खाली CD है जिसे CD बर्नर द्वारा लिखा जा सकता है। इस डिस्क को लिखा, पढ़ा, मिटाया और फिर से लिखा जा सकता है, दैट इज कॉल्ड CD रीराइटेबल, जिसमें सारी क्रियाएं करना पॉसिबल है। दोबारा लिखना है, इरेज करना है, रीड करना है, जो मर्जी करो। रीराइटेबल इज द करेक्ट आंसर। बाकी देख लो, RW ब्लैंक होगी, आप खाली लाएंगे मार्केट से, लिखेंगे, रीड करेंगे, इरेज करेंगे, फिर लिखेंगे, फिर रीड करेंगे, फिर इरेज करेंगे, फिर लिखेंगे, ये रीराइटेबल हो गया। CDR क्या है? आप मार्केट से बिल्कुल ब्लैंक लेकर आए, खाली, लेकिन एक बार लिख पा रहे हैं, उसमें इरेज नहीं कर पा रहे, उसमें कुछ चेंजेस नहीं कर पा रहे, एक बार जो आपने लिख दिया उसके बाद तो आप अपने आप की भी नहीं सुनेंगे, दैट इज CDR। CD-ROM, जिसमें आप कोई चेंजेस नहीं कर सकते। आप मार्केट से एक CD या DVD ले आए मूवी की, अब मूवी में आलिया भट्ट है, आपने कहा हमें आलिया भट्ट की जगह प्रियंका चोपड़ा दे दो, है ना। सामने वाला क्या कहेगा? निकल जाओ यहां से। अब मैं क्या उसमें घुस के चेंज करूंगा, आलिया भट्ट की जगह प्रियंका चोपड़ा करूंगा, है ना। दैट इज नॉट पॉसिबल। अब जो मूवी में है वो है, यानी जो लिख दिया गया वो लिख दिया गया, ओनली रीड किया जा सकता है, नॉट रिटन, उसमें कोई भी बदलाव नहीं किए जा सकते हैं, दैट इज कॉल्ड CD-ROM। गेटिंग द पॉइंट? वेरी गुड। नेक्स्ट, स्टैटिक रैम। SRAM इज अ टाइप ऑफ अ रैम एंड इज मेड अप ऑफ। स्टैटिक रैम एक प्रकार की रैम है, और किससे बनी होती है ये रैम? ये तो आप जानते होंगे बहुत अच्छे से। रैम दो तरीके की होती है, स्टैटिक और डायनेमिक। डायनेमिक रैम को फर्दर डिवाइड किया गया है SD रैम में, सिंक्रोनस डायनेमिक रैम में। SRAM आपकी कैशे मेमोरी को बनाने के लिए, डायनेमिक रैम आपकी मोबाइल फोन, लैपटॉप के लिए। याद हो गया ना। स्टैटिक रैम कैशे मेमोरी, तो इज अ टाइप ऑफ रैम विच इज मेड अप ऑफ, ये किससे मिलकर बनती है? फ्लिप फ्लॉप से। तो स्टैटिक रैम के केस में आंसर क्या होगा? फ्लिप फ्लॉप। ये ट्रांजिस्टर बेस्ड सर्किट है। अब देखो यहां पर ट्रांजिस्टर भी दिया गया है ना। अब कुछ लोग यहां पर ट्रांजिस्टर लगा देते हैं, लेकिन याद रखो पहला प्रेफरेंस फ्लिप फ्लॉप को जाएगा और दूसरा प्रेफरेंस ट्रांजिस्टर बेस्ड सर्किट को जाएगा।
समझ में आ गया? तो SRAM इज मेड अप ऑफ फ्लिप फ्लॉप, बिल्कुल सही। अच्छा, रजिस्टर इज ऑल्सो मेड अप ऑफ फ्लिप फ्लॉप, है ना, आपको हमने बताया था कि रजिस्टर भी फ्लिप फ्लॉप का कॉम्बिनेशन है। वैसे ही स्टैटिक रैम भी फ्लिप फ्लॉप के कॉम्बिनेशन से बनती है, जिसे ट्रांजिस्टर बेस्ड सर्किट भी बोलते हैं। अगर यहां पर फ्लिप फ्लॉप नहीं होता तो ऑप्शन में दिया होता ट्रांजिस्टर बेस्ड सर्किट, तो यह सही हो जाता आंसर। डी रैम अगर पूछें, डायनेमिक रैम जो लैपटॉप में यूज होती है, आपके स्मार्टफोन में यूज होती है, इट इज मेड अप ऑफ ट्रांजिस्टर एंड कैपेसिटर बोथ। ये ट्रांजिस्टर से भी बनी होती है और कैपेसिटर से भी बनी होती है ना, तो याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट, विच मेमोरी इज परमानेंट एंड इज यूज्ड फॉर स्टोरिंग द बायोस इंस्ट्रक्शन एट द टाइम ऑफ मैन्युफैक्चरिंग टू स्टार्ट द कंप्यूटर। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर कैंडिडेट जो पढ़कर नहीं जाते वो तो गलत करेंगे ही करेंगे इसको। क्यों? बायोस आ गया तो आप समझ गए। सचिन सर ने बताया था कि बायोस या बूटिंग जैसे शब्द मिल जाएं तो रोम आंसर होगा, रीड ओनली मेमोरी। वेरी गुड। रोम कहां पर रहता है? अगर ये पूछें कि रोम एक ऐसी मेमोरी है जो कंप्यूटर पर डैश जगह पर रहती है, तो आंसर क्या होगा? रोम जो है वो बायोस से इंटरलिंक है और रोम में लिखे गए इंस्ट्रक्शंस को क्या बोलेंगे? फर्मवेयर। बायोस कहां रहता है? रोम के अंदर। बायोस एक सॉफ्टवेयर है जो कहां रहेगा? रोम के अंदर। और रोम में लिखे गए इंस्ट्रक्शंस को क्या बोलेंगे? फर्मवेयर बोलेंगे। फर्मवेयर हार्डवेयर है या सॉफ्टवेयर? तो आंसर होगा कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। और अगर आपसे पूछें कि ऐसी कौन सी रोम है जो इंटीग्रेटेड सर्किट का इस्तेमाल करते हुए मैन्युफैक्चरर बनाता है, तो आंसर क्या होगा? मास्क रोम, जिसमें कोई बदलाव नहीं हो सकता। इंटीग्रेटेड सर्किट बेस्ड रोम which is created once and cannot be altered, that is called MROM, यानी masked ROM। एग्जाम्पल मैंने बताया था ना कि अगर आपको कुछ ऑर्डर देकर बनवाना है कि सचिन सर कुछ ऐसा बना दीजिए हमारे लिए, आप बोलते रहें, हम आंसर लगाते रहें, है ना, आपने कुछ ऐसा ऑर्डर करवाया, तो क्या ये पॉसिबल है? मैं कहूंगा यार देखना पड़ेगा, है ना, टेक्नोलॉजी कुछ ना कुछ तो होगी ऐसी, और आपने मूवीज में देखा भी है। तो इस तरीके की ऑर्डर की हुई रोम क्या होगी? मास्क रोम होगी। कुछ स्पेशल ऑर्डर करवाई हुई, दैट इज कॉल्ड एमरोम। नेक्स्ट, इन एमएस वर्ड 365 विच शॉर्टकट की इज यूज्ड टू रिमूव द पैराग्राफ फॉर्मेटिंग? प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन है ना, अगर आपने दिया होगा एग्जाम तो आपने देखा होगा, ये वाला क्वेश्चन था उसमें। एमएस वर्ड 365 में पैराग्राफ की फॉर्मेटिंग को हटाने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग करेंगे? अगर पैराग्राफ की फॉर्मेटिंग को रिमूव करना है तो कंट्रोल क्यू दबाते हैं। पहले भी बताया था मैंने आपको। रिकॉल कर पा रहे हैं कि रिकॉल नहीं हो पा रहा है? बताइएगा मुझे। तो कंट्रोल क्यू इज यूज्ड फॉर द रिमूव द पैराग्राफ फॉर्मेटिंग। अगर कोई पैराग्राफ आपका बोल्ड है, इटैलिक है, अंडरलाइन है और पूरी फॉर्मेटिंग उसकी चेंज करनी है, हटानी है, तो क्या करेंगे? कंट्रोल ए करेंगे, सिलेक्ट करेंगे, फिर कंट्रोल क्यू कर देंगे, तो पैराग्राफ की जितनी भी फॉर्मेटिंग होगी वो रिमूव हो जाएगी। नेक्स्ट, डैश इज द डिफॉल्ट कमांड लाइन इंटरप्रेटर फॉर द विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए बाय डिफॉल्ट कमांड लाइन दुभाषिया क्या है? कमांड लाइन का मतलब जो कमांड्स को समझे। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में जो कमांड्स को समझे उसके लिए हम क्या करते हैं? सीएमडी टाइप करते हैं, कमांड प्रॉम्प्ट, और फिर कमांड प्रॉम्प्ट हमारा ओपन हो जाता है। उसके बाद में हम वहां पर कमांड देते हैं। जैसे अगर आईपी एड्रेस देखना है तो वहां पे क्या दे देंगे? आईपी कॉन्फिग। मैक एड्रेस देखना है, गेट मैक, है ना, इस तरीके की कमांड दे देंगे तो हमारा काम चलने लगेगा। नेक्स्ट, विच शॉर्टकट की इज यूज्ड टू इंक्रीज द फॉन्ट साइज इन पावर पॉइंट? पावर पॉइंट में फॉन्ट साइज को बढ़ाने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग करेंगे? कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन का यूज करेंगे फॉन्ट के साइज को बढ़ाने के लिए। कंट्रोल शिफ्ट लेस देन का प्रयोग करेंगे फॉन्ट साइज को कम करने के लिए। यही तो होगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एक्सटेंशन ऑफ नोटपैड? निम्नलिखित में से कौन सा नोटपैड का विस्तार है? नोटपैड को बोलते हैं टेक्स्ट एडिटर। अगर यह पूछा जाए कि आपके कंप्यूटर में बाय डिफॉल्ट टेक्स्ट एडिटर कौन सा होता है, तो आंसर होगा नोटपैड।
वर्ड प्रोसेसर बाय डिफॉल्ट कौन सा है? तो आंसर होगा वर्डपैड, यस। और नोटपैड की एक्सटेंशन txt, .txt इज द करेक्ट आंसर। एक्सएलएस एक्सेल की हो गई, पीपीटी पावर पॉइंट की हो गई, बीएमपी बिटमैप इमेज हो गया पेंट का, और आरटीएफ हो गया एमएस वर्ड का बाय डिफॉल्ट रिच टेक्स्ट फॉर्मेट, जो अभी बताया था स्टार्टिंग में आपको। व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ स्मूथिंग आउट डिजिटल नॉइज इन ग्राफिक्स कॉल्ड? ग्राफिक्स में डिजिटल शोर को सुचारू करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? डिजिटल नॉइज का मतलब होता है कि किसी भी इमेज को इंप्रूव करना, किसी भी इमेज को बढ़िया बनाने के प्रोसेस को बोला जाता है स्मूथिंग आउट द डिजिटल नॉइज इन ग्राफिक्स। और इसको करने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? डीथरिंग बोलते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन। कोई इमेज है, ब्लर है, जैसे आप देख रहे हैं, है ना, ये कुत्ता देख रहे हैं, तो अड्डा कुत्ता कुत्ता साडा कुत्ता टॉमी, है ना, तो देख रहे हैं ये ब्लर है। और अगर इसकी इमेज को आपको इंप्रूव करना है तो क्या करेंगे? डीथरिंग का प्रयोग करेंगे और इसकी इमेज को स्मूथ करेंगे, पिक्सल्स को इंक्रीज करेंगे या पिक्सल्स को मेंटेन करेंगे। यस, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिलेटिव सेल रेफरेंस इन एमएस एक्सेल 365? सेल रेफरेंसिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन। सेल रेफरेंसिंग के लिए डॉलर सिंबल का यूज करते हैं रोज या कॉलम्स को लॉक करने के लिए। रिलेटिव सेल रेफरेंस में कोई भी डॉलर का प्रयोग नहीं होता, तो करेक्ट आंसर होगा C2। दिस इज द रिलेटिव सेल रेफरेंस। रिलेटिव मतलब A1 B1 B2 C2 ये वाले हो गए। एब्सोल्यूट का मतलब रो और कॉलम दोनों को लॉक करेंगे, $A $1। और मिक्स्ड का मतलब या तो रो को लॉक करेंगे या तो कॉलम को, $A1 लिखेंगे या $1, दैट इज द मिक्स्ड सेल रेफरेंसिंग। वेरी गुड। तो आउट ऑफ 40 आपने कितना स्कोर किया बताओगे या नहीं बताओगे? बताओगे ना? बढ़िया कॉन्फिडेंस बन रहा है, वेरी गुड। चीजें रिकॉल कर पा रहे हो, ग्रेट। ये रहा क्वेश्चन ऑफ द डे, आज का क्वेश्चन। बताओ जरा, एसेंशियल सेटिंग्स लाइक डेट, कॉमा टाइम, कॉमा बूट ऑर्डर etc नीडेड फॉर बायोस एट बूट टाइम आर स्टोर्ड इन। बूट समय पर बायोस के लिए आवश्यक दिनांक, समय, बूट क्रम आदि जैसी आवश्यक सेटिंग्स डैश में संग्रहित की जाती हैं। बस डेट टाइम देखो और आंसर लगा दो। मालूम है ना? अगर मालूम है, पढ़ा है बढ़िया से, तो बताओ जरा क्या होगा इसका करेक्ट आंसर गाइस। सेशन पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा। साथ ही साथ अगर कॉन्फिडेंस लूज हो, अगर टॉपिक वाइज पढ़ने का मन कर रहा है एक बार बढ़िया तरीके से, तो जुड़ जाइएगा इस पार्टिकुलर कोर्स के साथ। बैंक एग्जाम्स 2025-26 को टारगेट करते हुए फुल कंप्यूटर का कोर्स IBPS RRB PO, बेसिक टू एडवांस PO और क्लर्क लेवल, स्केल 1 स्केल 2 स्केल 3 लेवल्स को भी टारगेट करेगा। अरोड़ा एजुकेटर ऐप को इंस्टॉल कर लीजिएगा और फिर ज्वाइन कर लीजिएगा। कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, कुछ पूछना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। यस, कैसा लगा आपको ये सेशन? कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में बेस्ट 40 क्वेश्चंस के साथ। एक बार फिर से रेगुलर अपने आप को टेस्ट करेंगे और रेगुलर इंप्रूव करने की कोशिश करेंगे। सो व्हाट इज द हिडन स्ट्रेटजी टू बिकम सक्सेस? है ना, कुछ मूल मंत्र नहीं है, सिर्फ निरंतर प्रयास करना, कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रखना, इक्वल डिवाइड करना सब्जेक्ट्स को और अपने टाइम को अच्छे से यूटिलाइज करना ही सक्सेस की डेफिनेशन है। अगर आपने टाइम मैनेज कर लिया तो एग्जाम में भी अच्छे से कर पाएंगे और अपने जीवन को भी बढ़िया तरीके से चला पाएंगे। यस, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय एंड टेक केयर। बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट सेशन।